morning, dear students. Welcome to the third lecture of Fluid Mechanics. I am Girish Chand Misra, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, teaching you Fluid Mechanics. Up to now, we have discussed what is fluid, what is substance, and from substances there are two types of substance, fluid, which are fluid, that are liquid and gases. It means liquid और गैस जो है वो आपकी क्या है, फ्लूइड है, और जो सॉलिड है वो आपका क्या है, सॉलिड है, वो फ्लूइड में नहीं आता क्योंकि शियर स्ट्रेस लगाने के बाद वो वापस अपने शेप में आ जाता है। और हमने एक एक्सेप्शनल केस देखा था, मरकरी के ऊपर जब हम उसको प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, फिर अपने आप वापस आ जाता है, तो एक सॉलिड जैसा बिहेव करता है, लेकिन वो फ्लूइड है और उसका जो सॉलिडिक बिहेवियर होता है वो होता है उसकी सरफेस टेंशन के कारण से। इसके बाद हमने क्या किया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस स्टडी किया। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस का मतलब यह है कि उसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कितनी होती हैं, किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, किसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को क्लासीफाई किया था। और पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थर्ड लेक्चर में एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग तरह के आपके पास फ्लूइड होते हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। टोटल 8 और 9 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर किसी भी फ्लूइड की वो सारी प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो वो फ्लूइड भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होने से वो जो है डिफरेंट फ्लूइड बन जाता है। तो अलग अलग फ्लूइड को हम पहचानेंगे कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हम क्या करेंगे, आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा एम है वो ये है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको हमें डिफाइन करना है। इसको मैं क्या करूँगा, दो पार्ट में डिवाइड क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करेंगे और अगले पार्ट्स में और कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज का एक फॉर्मूला भी डिराइव करना है। जैसे डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला भी जो है डिराइव करेंगे, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं और एक दूसरे के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप भी निकालेंगे। तो ये हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना होती हैं, जैसे विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। इनके लिए हमें क्या चाहिए, डेडिकेटेड एक एक लेक्चर चाहिए। तो जो विस्कोसिटी होगी इसके लिए मैं एक लेक्चर जो है लूँगा, और जो आपकी सरफेस टेंशन है इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लूँगा। इसका मतलब क्या है कि ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हम अलग से फोकस करेंगे क्योंकि ये आगे यूज होनी है। आगे चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी। पहले प्रॉपर्टी की डिफिनीशन हमें देख लेना चाहिए। प्रॉपर्टी की डिफिनीशन होती है, क्वालिटीज ऑफ फ्लूइड ड्यू टू व्हिच दे कैन बी आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है क्या होती हैं, उस सब्सटेंस की या उस फ्लूइड की वो क्वालिटीज होती हैं जिनसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर वो सारी सेम हो गई तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब सेम ही फ्लूइड है। अगर अलग अलग है तो हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे हमारे पास है मास डेंसिटी, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। जो डेंसिटी हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या है, मास डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आएगी वेट डेंसिटी। तो जहाँ पे उसमें मास अपॉन वॉल्यूम था उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। तो जो वेट अपॉन वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, वेट डेंसिटी होता है। सिंपली क्या होगा, मास इंटू जो मास में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब
मास डेंसिटी में अगर जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट डेंसिटी हो जाएगा, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। आप अगर आरएसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप आगे चल के फ्लूइड मशीनरी पढ़ेंगे और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें भी आपकी गैसेज यूज होती हैं एज ए वर्किंग फ्लूइड, उसमें हमें क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कंप्रेस होती है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है सेम ही गैस का चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, जहाँ पे भी हम आरएसी थर्मल इन सब की स्टडी करेंगे ये यूज होगा। ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। आगे आपकी अगली प्रॉपर्टी आएगी, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स डेंसिटी हमने बात कर ली, कभी कभी हमें क्या करना होता है दो या दो से ज़्यादा फ्लूइड के साथ काम करना पड़ता है। अगर अकेला फ्लूइड है तब तो आपकी मास डेंसिटी वेट डेंसिटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम दो फ्लूइड एक साथ काम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकालना पड़ता है। जैसे अकेला कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो सिंपल वेलोसिटी से हमारा काम चलता है। दो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, एक की रिफरेंस में दूसरे की। तो इसी तरह से जब हम फ्लूइड में आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर दो से ज़्यादा फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी रिफरेंस के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। बस रूल यहाँ पे ये है कि जो रिफरेंस फ्लूइड है वो यहाँ पे फिक्स है, लिक्विड के लिए वाटर है और गैस के लिए एयर है। तो रिफरेंस फ्लूइड हमारे पास फिक्स है, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आएगी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिफरेंस फ्लूइड, दैट मे बी वाटर दैट मे बी एयर। तो यहाँ से आपका क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आएगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लिप करती है तो जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होगी। तो आपस में उनमें क्या होगा, बीच में फ्रिक्शन जैसा कुछ होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं होता है, इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी कह सकते हो, लेकिन वो क्या होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो उसका फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कि वो फ्लो ना करे, उस फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। इसका मतलब जो टेंडेंसी टू रजिस्ट द फ्लो है वो क्या होता है विस्कोसिटी होती है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड चैप्टर हमारे पास होगा, डेडिकेटेड चैप्टर विस्कोसिटी के लिए होगा। तो अभी पहले चैप्टर में हम पहले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने थर्ड लेक्चर में इसकी विस्कोसिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आएगा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, इसका मतलब कंप्रेस हो जाता है। अगर प्रेशर लगाने पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा पी प्रेशर लगेगा और वो डेल्टा वी श्रिंक होगा। तो जो दोनों का रेशियो आता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। जो फ्लूइड ज़्यादा कंप्रेस होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो फ्लूइड कम कंप्रेस होगा, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा फ्लूइड कितना कंप्रेसिबल है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी आती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, एक्चुअली जो सरफेस की बाहर की सरफेस होती है उस फ्लूइड को सिकोड़ने की कोशिश करती है। सिकोड़ने की कोशिश मतलब उसको वो श्रिंक करेगा। तो अगर उसको श्रिंक करने की कोशिश करेगा तो सर्कुलर फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, इसका मतलब श्रिंक करने की कोशिश करता रहता है। तो सरफेस टेंशन वो होता है। तो उस सरफेस टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड लेक्चर हमारा सरफेस टेंशन के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब किसी फ्लूइड को आप बॉयल कर रहे हो या हीट अप कर रहे हो, तो अगर उसको किसी कंटेनर में रखा है, ऊपर ढक्कन नहीं लगाया है, ढक्कन नहीं लगाओगे तो सारी वेपर एयर में मिक्स होती जाएगी, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा और वो इवेपरेट होते होते फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दिया
तो क्या होगा, धीरे धीरे गैस वहाँ पे इकट्ठा होगी और उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा प्रेशर आएगा कि वो इवेपरेट होना बंद हो जाएगा। तो जब वो इवेपरेट होना बंद हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, उसको इतना प्रेशर उस पर प्रेशर लगाते हैं कि जो उसके अंदर की गैस होती है वो खुद ही कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाती है। तो लिक्विड बनने के बाद जब वो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, और उसमें से वो गैस इवेपरेट हो जाएगी, फिर से उतना प्रेशर बन जाएगा। इसका मतलब सिलेंडर से हम जितनी गैस निकालते जाते हैं उसके अंदर जो लिक्विड स्टेट में आपकी एलपीजी भरी हुई होती है वो क्या होगी, गैसेस फॉर्म में आती है और फिर से उतना प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर वो लगातार इसमें मेंटेन रहता है, क्योंकि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो लिक्विड से गैस बनती रहती है और प्रेशर उसका सेम रहता है। तो वो प्रेशर कितना होता है, उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है। जैसे ही आप गैस निकालते हो फिर से नया वेपर बनता है, फिर से उसका प्रेशर सेम हो जाता है। तो सिलेंडर का प्रेशर जब तक लिक्विड गैस फिनिश नहीं हो जाती है तब तक प्रेशर सेम रहता है, और जैसे ही लिक्विड गैस फिनिश होती है सिलेंडर हमारा क्या करता है, प्रेशर कम हुआ उससे अब सिलेंडर से गैस निकलना बंद हो जाती है, थोड़ी सी उसमें बची रहती है तब भी बंद हो जाती है, और हमारा जो सिलेंडर है वो फिनिश हो जाता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर हमारा क्या डिसाइड करता है कि उस प्रेशर के ऊपर अगर वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर हमने किसी गैस पे लगा दिया तो वो इवेपरेट होना बंद हो जाएगी। तो ये वेपर प्रेशर आएगा। इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी वो है आपकी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब कोई भी जो आपके पास सब्सटेंस होता है, हमने सब्सटेंस की डिफिनीशन क्या की थी, सब्सटेंस आर दोज मैटर्स व्हिच कैन बी फील, इसका मतलब दोज आर टेंजिबल, कैन बी टच्ड एंड हैव सम मास, उनका थोड़ा सा मास भी होना चाहिए, एज वेल एज सम वॉल्यूम, इसका मतलब थोड़ा सा उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मास भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, और उसको हम टच भी कर सकते हैं, तो वो आपका मैटर होगा, और उसी को हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो उसमें मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। इसका मतलब हम मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, क्योंकि कुछ मास भी होगा कुछ वॉल्यूम भी होगा, कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। इसी के लिए कोई जीरो हो जाता है तब दिक्कत होती है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पीछे किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का मतलब होता है कि कंटिन्यू जो है मटेरियल है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया था, न्यूटन नंबर डिसाइड किया था। उसमें क्या होता है, 0.001 से अगर कम होता है तो मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो विद इन द लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। तो मास अब जो है क्या करेगा, ये पैकिंग दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके एटम्स जितना आप उनको कंप्रेस करते जाओगे, दूर दूर है उनकी डेंसिटी कम है, और पास आए डेंसिटी बढ़ गई, और पास आए डेंसिटी और बढ़ गई, एकदम से पास पास आ गए तो डेंसिटी, इसका मतलब जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करते जाएंगे इस साइड में, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पैकिंग कैसी है वो बताता है कि डेंसिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। साथ के साथ किसी का एटम हैवी हो सकता है, हैवी होने से क्या होगा, उसमें मास ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके कंप्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो मास डेंसिटी हम मेजर करते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं, हाउ डेंसिटी इज मेजर्ड। तो उसके लिए आपके पास क्या आता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी जो है रो से डिनोट करते हैं। बचपन में हो सकता है आपने क्लास 9 10th में डी से डिनोट किया हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो से करेंगे। तो इसमें क्या है, एक आपका मास ऑफ द फ्लूइड है जिसको हम यम से करते हैं, उसका कुछ वॉल्यूम होगा तो उसका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होगा। अगर मास ऑफ द फ्लूइड को वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड से डिवाइड कर देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम,
तो ये आपका क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। ये मास है और ये वॉल्यूम है, m/v। मास होता है केजी में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये डेंसिटी आ जाएगी। तो ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, एक अभी आगे आप रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ोगे। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है तो इसका मतलब आपको रिफरेंस फ्लूइड चाहिए और रिफरेंस फ्लूइड की डेंसिटी भी चाहिए। तो जैसे ही आप इसको आगे चलेंगे तो हमको एक वाटर की डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कितना है, 1.225 kg पर मीटर क्यूब। अगर इसको ग्राम पर सीसी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल के आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, और डेंसिटी ऑफ एयर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेफरेंस फ्लूइड है। लिक्विड के लिए ये रेफरेंस फ्लूइड है और गैस के लिए ये रेफरेंस फ्लूइड है। तो इन दोनों की डेंसिटी हमें क्या करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं, हमको बार बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें क्या दिया रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी दी रहेगी। अगर वो गैस होगी तो उसको एयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो लिक्विड होगा तो उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि हम वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या है, मास की जगह पे क्या हो गया, वेट हो गया। आपको पता है वेट इंटू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, W=mg होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, वेट को मास इंटू जी से डिवाइड कर देंगे। और अभी हमने पीछे ही किया था, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है रो, तो इस m/v को हम क्या कर सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। इसका मतलब वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में जो रिलेशनशिप आती है वो आपके पास क्या होगी, वेट डेंसिटी को हमने स्मॉल w से डिनोट किया और ये रो इंटू जी के बराबर होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, जैसे हम अगर सेम प्लैनेट अर्थ पे हैं तो हमारा केवल मास डेंसिटी से काम चल जाता है, लेकिन पता चला सारी कैलकुलेशन हमने मास डेंसिटी की बेसिस पे कर दी और हमको प्लैनेट चेंज करना पड़ गया। जब आप प्लैनेट चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी चेंज होगी, और ग्रेविटी चेंज होने से सेम मास का मटेरियल अलग बिहेव करने लगता है। तो अगर अलग बिहेव करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें ग्रेविटी भी साथ में कंसीडर्ड हो। तो जो वेट डेंसिटी होती है, वेट डेंसिटी में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंसीडर्ड है। तो ये हमारा यूजफुल कहाँ पे होगा, प्लैनेट चेंज। अगर हम प्लैनेट चेंज करते हैं, प्लैनेट चेंज अगर हम करते हैं तो प्लैनेट चेंज के टाइम पे वेट डेंसिटी का यूज होता है। अगर हम प्लैनेट चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा मास डेंसिटी से काम चल जाता है। अगर किसी ने मास डेंसिटी दी हुई है तो उसको जी से आप मल्टीप्लाई करके वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है। इसका मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसका मतलब वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे। जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तब तो डेंसिटी आता है, ये ध्यान रखना है दोनों वी में। जब स्पेसिफिक की बात करते हैं तो स्मॉल एम में वी आता है। तो ये वी क्या है, हमारा कैपिटल वी हमारा वॉल्यूम है, और जो ये स्मॉल वी है ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही ये V/m देखोगे तो ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर इसको क्या करूँ, 1/m/v कर दूंगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाता है। और ये m/v क्या होता है, रो होता है, तो ये 1/ρ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो हमारा वो क्या है, 1/ρ होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो इस तरह से 1/ρ कर दोगे। इसका मतलब अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप वेट डेंसिटी भी निकाल सकते हो और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों प्रॉपर्टीज
एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आपको दे दी जाए तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। और साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारा कहाँ पे काम करती हैं, कंटिन्यूअस मटेरियल में। इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूम जो होगा वो मेंटेन होगा, कंटिन्यूम जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूम मेंटेन होगा। अगर लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी पार हो गई तो ये तीनों चीज़ें काम करना बंद कर देंगी। इसका मतलब जो आपका न्यूटन नंबर है, न्यूटन नंबर शुड बी लेस देन 0.001। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में आप काम करेंगे। इसका मतलब लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। तो इस में आप काम करेंगे, तीनों प्रॉपर्टीज वहां पे काम आएंगी। इसके बाद हम क्या करें, तो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट्स आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम आ रहा है तो आप केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम मास आ रहा है तो मीटर क्यूब पर केजी, और जब मास डेंसिटी आ रही है, वेट डेंसिटी आ रही है तो क्या होगा, किलोग्राम फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मीटर पर मीटर क्यूब। इसका मतलब केजीएफ मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम यूनिट्स बना सकते हैं। तो ये यूनिट्स इसकी बनाना सिंपल है, इसलिए हम इनकी यूनिट्स पे बात नहीं करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ की यूनिट्स बनाना थोड़ा सा टफ है, जैसे विस्कोसिटी हो गई, तो हम उस पर क्या करेंगे, यूनिट्स कैसे बनेगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। जिनका यूनिट्स बनाना आसान है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप भी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो दूसरा है वो क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी। माउस से उतना क्लियरली लिखाता नहीं तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक है स्पेसिफिक डेंसिटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, और उसका स्टडी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है ये आपका होता है वेट डेंसिटी। ये आपका क्या है, वेट डेंसिटी, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों स्पेसिफिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है रिलेटिव डेंसिटी होती है, और स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी वेट डेंसिटी होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो जो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, ये क्या होता है, रिलेटिव फ्लूइड आपको एक चाहिए, इसका मतलब रेफरेंस फ्लूइड आपको चाहिए। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्लूइड। रेफरेंस फ्लूइड जो होगा उसकी डेंसिटी को डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा, ये एक्चुअल में WR है। WR का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को कहीं कहीं पे ρR भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ρR जो होता है वो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा, और इसमें आपको रेफरेंस फ्लूइड चाहिए। तो अगर हम बात करें, अभी अगर हम बात करें रेफरेंस फ्लूइड की, तो रेफरेंस फ्लूइड जो होगा हमारा, रेफरेंस फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, अगर कोई लिक्विड है, फॉर द लिक्विड्स, अगर कोई लिक्विड है आपके पास तो उसके लिए रेफरेंस फ्लूइड क्या होगा हमारा, वाटर होगा, H2O। ठीक है, और अगर कोई गैस है तब क्या होगा,
गैसियस फ्लूइड के लिए जो हमारा रेफरेंस फ्लूइड होगा वो एयर होगी। और इनकी डेंसिटीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाटर की कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी कितनी है 1.225 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है एयर की डेंसिटी है। अगर आपको ग्राम पर सीसी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो इसको हम क्या करते हैं एज ए रिलेटिव यूज करते हैं। अब देखिए इस रिलेटिव का हम यूज कहाँ करते हैं। सपोज हमारे पास मैनोमीटर है, इस तरह से क्या है एक मैनोमीटर है, इसमें हमने क्या किया 2 फ्लूइड डाल दिए। 2 फ्लूइड का मतलब एक मरकरी डाल दिया और एक वाटर डाल दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमने इसमें मरकरी डाल दिया। ये क्या है हमारा मरकरी है, मरकरी का मतलब Hg। ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वाइट स्पेस है वो क्या है हमारा H2O। तो अब क्या होगा तो सारा जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं P = H रो G से कैलकुलेट करते हैं। हाइट कितना है और रो कितना है और G कितना है। अब जो है क्या होगा रो ऑफ वाटर अलग है, रो ऑफ मरकरी अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस मरकरी वाले जो डेंसिटी है इसको वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या वाटर वाली जो डेंसिटी है उसको मरकरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे 2 फ्लूइड यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम 2 फ्लूइड यूज करेंगे, 2 फ्लूइड यूज करने का मतलब होता है तब हमें रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी कब चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा फ्लूइड यूज कर रहे होंगे। अकेले फ्लूइड में आपको रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये रिलेटिव डेंसिटी वहाँ पे यूज होगी। तो अगर आपको रेफरेंस फ्लूइड की डेंसिटी पता है और रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आप फ्लूइड की डेंसिटी पता कर सकते हैं। जैसे ही उसकी डेंसिटी पता होगी आप उसकी मास डेंसिटी पता कर सकते हैं G से मल्टीप्लाई करके, उसकी वेट डेंसिटी पता कर सकते हैं G से मल्टीप्लाई करके, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है पता कर सकते हैं 1 मास डेंसिटी करके। इसका मतलब क्या होगा वो भी आपका वहाँ से निकल आएगा। इसका मतलब क्या है ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और कोई भी एक पता है तो आप ये सारे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंप्रेस करोगे तो कितना वॉल्यूम श्रिंक होगा और कितना प्रेशर हमने लगाया। तो ये क्या है कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर। इसका मतलब ΔV/ΔP। ये क्या है हमारा कंप्रेसिबिलिटी है। साथ के साथ जब आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, अगर बेसिक मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो उसमें हुक्स लॉ में वो क्या कहता है जो हमारा सिग्मा = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या होता है गामा होता है आपका। जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है वो क्या होता है फिक्स रहता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक यंग्स मॉड्यूलस और एक देखा होगा बल्क मॉड्यूलस और एक देखा होगा रिजिडिटी। तो ये 3 चीज़ें आपने वहाँ पे देखी होंगी। और ये जो बल्क मॉड्यूलस आपका आता है ये आता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। नहीं किया है तो आप रिवाइज कर लेना, सोम में अपने आप रिवाइज होगा। तो ये ΔP/ΔV होता है। अब यहाँ पे देखोगे ये ΔP/ΔV है, ये ΔP/ΔP, इसका मतलब क्या है इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको करूं तो ये क्या होगा सेम टाइम पे हमारा
जो बल्क मॉडुलस होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी होता है। इसका मतलब क्या है, इस कंप्रेसिबिलिटी को हम अगर 1 अपॉन कर देंगे तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में ये रिलेशन होता है। अगर आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 1 अपॉन के करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी निकल आएगी, और अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है तो 1 अपॉन सी करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको बल्क मॉडुलस चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है तो 1 अपॉन सी कर दीजिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, हमने के और सी को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी कंप्रेसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर मैं फ्लूइड की बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, तो उसको कंप्रेस करते हो तो बहुत कम कंप्रेस होता है। अगर 10 लीटर को आप कंप्रेस करो और 1 भी mm ना कंप्रेस हो तो इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल हो गया। इतना कम उसमें डिफॉर्मेशन होता है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है। तो अगर निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही।